सर, आपने अपनी बात की सफाई दे दी, लेकिन अभी भी जो है बात थमने का नाम नहीं ले रही। आपके पूरे घर को जो है पुलिस बैरिकेडिंग आरएएफ बैठानी पड़ी है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि अभी भी हमले आपके ऊपर जारी हैं? हाँ, कल भी यही ऐसा पुलिस वाले तैनात थे यहाँ। कल मैंने जब घर लौट रही थी तो चारों तरफ पुलिस तैनात थी और सुना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किए थे पुलिस। आज भी जब सदन से मैं लौटकर घर आ रहे थे, आज भी मैंने देखा कि सारे सुरक्षा बलों ने आजू बाजू में तैनात है। क्या चाहते हैं बीजेपी पार्टी पता नहीं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। मैं किसी से बिल्कुल डरता नहीं हूं। सर, ये सारे छेछरेपन में मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छेछरेपन है बीजेपी पार्टी की। हो सकता है यहाँ के आजू बाजू में कहीं के कुछ बीजेपी पार्टी की कोई कार्यकर्ता होंगे, पता नहीं। सुना है कल कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया थे। आज भी मतलब सावधानी बरतने के चलते एहतियात बरते गए हैं यहाँ। तो हम इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, आप भी जो देख रहे हैं वही कह रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये सब चीजें तो डरने वाला नहीं हूँ और छजरापन मुझे परवाह नहीं करते। सर, जो बीजेपी की तरफ से हमले हैं आपके ऊपर, वो भी बंद नहीं हो रहे। किरण रिजिजू साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपका ये स्लिप ऑफ टंग जो आप कह रहे था वो ऐसा कुछ भी नहीं था, आपने 2 बार बोला और इस तरीके के मामले हल्के में नहीं लिए जा सकते। हाँ, तो आप एक एंटी नेशनल हैं, आप एंटी ट्राइबल पर्सन हैं। मैं तो ये सोच रहे हैं कब तक ये टेररिस्ट बना दे और ऊपा में मुझे गिरफ्तार कर ले। इसके लिए मेरा इंतजार रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस तरह भी बढ़ रहे हैं। अगले साल अगले दिन आएगा कि ये टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, ऊपा में इसको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं सब कुछ के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। किरण रिजिजू जी कानून मंत्री है, कानून के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी शायद उनको होंगे। तो ये तरह तरह की किस किस सेक्शन में केस में मुझे फंसाया जा सकता तय कर ले, भेज दे। अर्जा क्या है, तिहाड़ जेल भी नजदीकी है मेरे घर के, चले जाऊंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि आप कुछ नहीं लगता है। ये बीजेपी पार्टी ये बहाना बनाते हुए ट्राइबल लोगों को चैंपियन बनना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी की जमाने में हिंदुस्तान के ट्राइबल लोगों के खिलाफ किस तरीके की दहशतगर्द हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, इसका भी सदन में चर्चा होना चाहिए। मैं जरूर समझता हूं। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक बीजेपी पार्टी सत्ता के आने का पहले झारखंड में क्या हुआ था, डोमिसाइल पॉलिसी के चलते क्या हुआ था, पतालगढ़ी मूवमेंट क्या हुआ था, ये सारे हमें भी जानकारी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कुछ दिन पहले, आदिवासी को हत्या किया गए हैं। आज एक कानून बदला जा रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने जो कानून लाए थे आदिवासियों को जल जमीन जंगल को रक्षा करने के लिए, उस सारे बदलाव लाए जा रहे हैं। आदिवासी की अभी पैरोवी बन के वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासी को पैरोवी करते हैं, हम हिंदुस्तान के आदिवासी की चैंपियन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी को ये बीजेपी सरकार आदिवासी की तरफ, आदिवासी के लिए क्या रुख है ये सबको पता है। अगर हिंदुस्तान की इतिहास पढ़ा जाए तो पता चलेगा उड़ीसा में क्या हो रहे हैं। कितने आदिवासियों को जल जंगल जमीन से उखाड़ने के विरोध में कितने आदिवासी आंदोलन किए थे। एक मामला सुन लो कि पोस्को में क्या हुई थी। ये बीजेपी पार्टी क्या किया था। बीजेपी पार्टी जब छत्तीसगढ़ में सालमा जुदुम, याद है सालमा जुदुम में क्या हुआ था बीजेपी पार्टी के जमाने में। छत्तीसगढ़ में कहना पड़ा जज को, ये हॉरर एंड हॉरर देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी आज तक आदिवासियों के मुद्दे को लेकर कभी उनके पक्ष नहीं रखे। अभी बहाना बनाता है चुनाव के मद्देनजर और कुछ नहीं। बिल्कुल चुनावी माहौल में बीजेपी पार्टी गरमा रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों के वोट बीजेपी पार्टी अपने जेब में वापस लाना चाहता है, अपनी जेब में भरना चाहता है। इसलिए एक बेबुनियाद चीजों पे ये लोग बवाल मचा रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, राय को पहाड़ बना रहे हैं। बस यही इनका मकसद है। कम से कम अभी तो अब तक तो मेरे को टेररिस्ट करार नहीं दिया गया, वो भी कभी कभी दे देंगे। कल परसों बाद है, सोमवार के पहले वो भी दे सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं सारे बीजेपी पार्टी को
मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। आपने कहा सर कि राष्ट्रपति से जो आप मिलने की बात अपनी इच्छा रखते अभी तक राष्ट्रपति जी की तरफ दफ्तर से आज भी हम लोग चेक किए हैं। आज भी वहां हम सोचा कि राष्ट्रपति जी की दफ्तर से मुझे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन मिला नहीं अभी तक। आज भी मैंने कोशिश किया हमारे ऑफिस के तरफ से कि एक अपॉइंटमेंट अगर मिल जाए तो मैं राष्ट्रपति के साथ एकदम आमने सामने बात करना चाहते हैं। मैं भी बड़ा खुशी होंगी, क्योंकि उस दिन तो जब फेयरवेल डिनर थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की, तो उस समय मैंने आज की राष्ट्रपति जी को प्रणाम तो किए, नमस्कार किए हैं। उस दिन हमारे आज की राष्ट्रपति जी उस समय आई थी और मैं उनसे मुलाकात भी की, नमस्कार भी किए थे। उन्होंने मुझे मुस्कुरा के कहा मैं आपको पहचानती हूं। अच्छा लगा। उस दिन होटल में पूर्व राष्ट्रपति उनका फेयरवेल डिनर प्रधानमंत्री दिए थे और उसमें आज की आपकी राष्ट्रपति वो भी आई थी, तो उस दिन मुलाकात हुई। इस पर भी सर बीजेपी को आपत्ति है। वो रिजिजू साहब ये भी कह रहे हैं कि आप ट्रिबलाइज कैसे कर सकते हैं कि आप जाके माफी मांग लेंगे। आप उसको कहा जा रहा है वो अच्छा, वो ऐसा आदमी नहीं है। वो खुद जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोगों के खिलाफ बीजेपी पार्टी क्या क्या किए हैं। ट्राइबल लोगों को सारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। वो जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी ये कम से कम ट्राइबल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये ट्राइबल लोगों की मांग था। किस लिए बीजेपी पार्टी को अगर दोस्त समझते तो मांग करते, बताओ। सर एक और मामला है जो स्मृति ईरानी को लेके आपकी पार्टी ने खुलासा किया था जो, और दावा किया था गोवा में उनके बार को लेकर, उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उनकी बेटिया के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उस आपकी जगह हाई कोर्ट गई, डेफोमेशन का केस फाइल किया। अब हाई कोर्ट ने जो है ये कहा है कि जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला था जयराम रमेश ने, पवन खेड़ा ने और जो तमाम डाला गया था उसको 24 घंटे के अंदर डिलीट करें। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि उसका जवाब देंगे, आगे बात रखेंगे, लेकिन इस मूव को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं। जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए जो मिला हुई है हम लोग किए, बताएं। हम तो अपना मनमानी कुछ बात नहीं रखे थे। आरटीआई की चलते जो निकाली वही रखा, हमारी पार्टी के नेताओं ने रखा। कोई मनगढ़ंत कोई बात नहीं रखे हम लोग। और आप खुद जाओ ना, गोवा में जाके देखो ना, अरे वो रेस्टोरेंट तो सब पहचानते हैं और रेस्टोरेंट अभी कभी मशहूर भी हो चुके हैं, सब कुछ मिलते हैं वहां, कुछ असुविधा नहीं। जाओ जाके देख के आना। हर्जा क्या है? कोर्ट क्या बोला कि ट्विटर डिलीट कर दो, अलग मुद्दा है। लेकिन इसके साथ जो विषय को जो जिस संदर्भ में ट्विटर किए गए उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि वो आरटीआई के दरमियान ये सारे चीज हमारी नेताओं का अवगत हुई थी, तो इसमें हर्जा क्या है? सर आखिरी सवाल, बंगाल में जो आपका बड़ा मुद्दा है एसएससी स्कैम का, पार्थ चटर्जी अब कह रहे हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी के तहत शिकार। देखिए बंगाल में मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये तृणमूल पार्टी दो गुटों में बटे गए हैं। अभी तृणमूल पार्टी के अंदर अंदरूनी लफड़ा दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति की नाम आप जिक्र किए पार्थ चटर्जी, जो उनका महासचिव भी थे, मंत्री भी थे, वो ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माना जाता बंगाल में। और ममता बनर्जी का दाहिना हाथ का मतलब ये होते हैं उनके भतीजे की दुश्मन। तो इसलिए भतीजे इस विषय पे चुप्पी साधी कल तक, और ममता बनर्जी इनको बचाने के लिए आगे निकली। लेकिन बाद में इनको लगे कि 50 करोड़ पार हो गए हैं, पता नहीं है कब 500 करोड़ 5000 करोड़ पहुंच जाएगी, तो इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ ली। 4-5 दिन 6 दिन इस मंत्री को बचाने के लिए थोड़ा बहुत पैरोवी करने के बाद ममता जी को ये महसूस हुई कि ये ज्यादा हो रहे हैं, अभी पल्ला झाड़ लेनी चाहिए, और ममता जी तुरंत पल्ला भी झाड़ ली। अभी पार्थ चटर्जी को अभी एहसास हो गई कि उनके आजू बाजू में कोई नहीं है, अभी असली बात बोलने लगे हैं। और ये बात ना बोले इसलिए ममता बनर्जी अब तक उनको रक्षा करने में कोशिश कर रही थी। तो बस पार्थ चटर्जी को भी लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं तो सोले की आसानी बन चुके हैं, इसलिए भंडा फोड़ दो, भंडा फोड़ने लगे हैं।